नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान के भूगोल में जो नदियों का जो टॉपिक चल रहा था उसमें अब अपने आज ये लास्ट वीडियो से संबंधित लेके आए हैं आपके सामने। तो इसमें जो है बात आती है जो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नदियों से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, हम उन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहली बात आती है आपके कि स्थायी जल उपलब्धता की दृष्टि से, पहला जो पॉइंट क्या है, स्थायी जल उपलब्धता की दृष्टि से स्थायी जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम, राजस्थान की नदियों का सही क्रम। ठीक है, स्थायी जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम, तो जिसमें सबसे पहले नंबर आता है चंबल। ठीक है, कितना आता है, चंबल। और इसके बाद में जो है चंबल के बाद में नाम आता है आपके बनास। कितना आता है, बनास। बनास के बाद में नाम आता है माही। माही के बाद में लूणी। लूणी के बाद में साबरमती। क्या नाम आता है, साबरमती। ठीक है, ये स्थायी जल की दृष्टि से या स्थायी जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का जो क्रम है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो जल ग्रहण लगभग जो क्षमता होती है, ठीक है, जल ग्रहण जो क्षमता है वो आपको चंबल की लगभग कितनी है, 74,000 के आसपास जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरा, उसमें नाम आता है जल की उपयोगिता की दृष्टि से, जल की उपयोगिता की दृष्टि से, जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम क्या है। ठीक है, राजस्थान की नदियों का सही क्रम क्या है, तो इसमें भी सबसे पहले किसका नाम आएगा, चंबल। चंबल के बाद में बनास। चंबल के बाद में बनास। बनास के बाद में माही। माही के बाद में साबरमती। माही के बाद में साबरमती, और इसके बाद में आपके आ जाएगा लूणी। ठीक है, ये जल की उपयोगिता की दृष्टि से नदियों का क्रम है। इसके बाद में आएगा जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम। ठीक है, जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का जो सही क्रम है वो क्या रहेगा। ठीक है, जल ग्रहण की दृष्टि से अगर नदियों का सही क्रम पूछे तो सबसे पहले आएगा बनास। ठीक है, ये क्या है कि ये राजस्थान में है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम जो है सबसे पहले आएगा आपके बनास, फिर आएगा लूनी, फिर आएगा चंबल, और फिर आ जाएगा माही। ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, माही आ जाएगा। तो ये है। और अब ये जो प्रमुख बात है इस चीज़ को ध्यान रखना, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से क्या पूछ रहा है, ये नदियों का सही क्रम है। तो बनास, लूणी, चंबल और माही है राजस्थान में। राजस्थान में बनास, लूणी, चंबल और माही है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि पूरा अगर नदियों की जल ग्रहण दृष्टि से या नदियों की जो है संपूर्ण नदियों की जो है जल ग्रहण जो है क्षमता वो क्या है, तो बनास का स्थान कौन ले लेगी, चंबल, और चंबल का स्थान कौन ले लेगी, बनास ले लेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो ये है कि लंबाई की दृष्टि से जो है नदियों का जो सही क्रम है वो क्या है। ठीक है, किसकी दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, टोटल पूछा जा रहा है ये। ठीक है ना, लंबाई की दृष्टि से
नदियों का सही क्रम, तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा चंबल। कितनी है? लगभग टोटल लंबाई 966 किलोमीटर है। ठीक है, फिर नाम आएगा किसका? माही का। माही की लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। इसके बाद में नाम आएगा किसका? बनास। ठीक है, किसका नाम आएगा? बनास। बनास की लंबाई लगभग कितनी है? 512 के आसपास है। ठीक है, और इसके बाद में आएगा नाम लूणी। क्या नाम आएगा? लूणी। लूणी की लगभग 495 है। और इसके बाद में आपके नाम आएगा साबरमती। साबरमती की लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको लिखोगे। ठीक है, क्या क्या लिखोगे जो मैंने आपको बता ही दिया है। ये चीज़ हो चंबल, माही, बनास, लूणी, साबरमती, ये इनकी लंबाई की दृष्टि के आधार पर जो है नदियों का क्या है? सही क्रम है। किस आधार पर? लंबाई के आधार पर नदियों का सही क्रम है। सबसे पहले चंबल है, चंबल के बाद में माही है, चंबल के बाद में कौन सी है? माही है। माही के बाद में कौन सी है? बनास है। माही के बाद में कौन सी है? बनास है। बनास की लंबाई आपके सामने बताई हुई है। ठीक है, और इसके बाद में लूनी। लूनी के बाद में साबरमती। ठीक है, अब अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बन रहा है वो क्या बन रहा है? राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही क्रम। राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही क्रम। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आजकल, ध्यान रखना। लंबाई की दृष्टि से राजस्थान में जो है, राजस्थान में नदियों का जो सही क्रम है वो क्या आएगा? सबसे पहले नाम आएगा बनास का। ठीक है, कितनी बहती है राजस्थान में? लगभग 512 बता ही दिया मैंने। इसके बाद में नाम आएगा किसका? लूणी का। लूणी कितनी बहती है? लगभग 330 किलोमीटर है राजस्थान में। ठीक है, लूणी के बाद में आपके नाम आएगा बनास। बनास के बाद में लूणी। लूणी के बाद में आपके नाम आएगा माही का। किसका नाम आएगा? माही का। माही जो है राजस्थान में लगभग 171 किलोमीटर बहती है। माही के बाद में नाम आएगा चंबल का, और चंबल जो राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो ये इनका क्या है? नदियों का सही क्रम है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है नाम आता है, वो जो प्रश्न बनेगा यहाँ, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जो बात आती है वो कौन सी है? पहली बात तो यही आती है आपके सामने कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है राजस्थान के किस जिले से होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये प्रश्न आप लिख ही लीजिए, सर्वाधिक नदियों का उद्गम। सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम है वो किस से होता है? तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है उदयपुर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में बात आती है कि सर्वाधिक नदियाँ जो है किस जिले में प्रवाहित होती है? तो सर्वाधिक नदियाँ जो है कौन से जिले में प्रवाहित होती है, ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। तो सर्वाधिक नदियाँ जो है वो झालावाड़ में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? झालावाड़ में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद में जो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो क्या है कि किन किन दो जिलों में एक भी नदियाँ नहीं हैं? किन दो जिलों में, या राजस्थान के किन जिलों में एक भी नदियाँ नहीं हैं? तो किस में नहीं है? एक तो आपके किस में नहीं है? बीकानेर में नहीं है, और एक किस में नहीं है? चूरू में नहीं है। ठीक है, बीकानेर और चूरू में एक भी नदियाँ या कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे, ये प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, ठीक है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? बीकानेर है, क्योंकि बीकानेर के दो जिलों में, या बीकानेर संभाग के दो जिलों में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, और किस जिले में तीनों तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है? ध्यान रखना, अजमेर जिले में, राजस्थान के अजमेर जिले में तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अजमेर जिले में तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है।
और राज्य का अगर आपसे पूछे राज्य का सबसे बड़ा अपवाह जो है आंतरिक अपवाह बेसिन कौन सा है, क्या प्रश्न पूछ सकता है, राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह बेसिन कौन सा है। तो राज्य का अगर सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह बेसिन है, राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह जो बेसिन है वो ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन सा है, लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। किस झील को माना जाता है, तो सांबर झील को माना जाता है, ठीक है, सांबर झील को माना जाता है, ये ध्यान रखना। तो अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनेगा वो यही है कि राजस्थान में जल की दृष्टि से सुरक्षित जिले कितने हैं, ठीक है। राजस्थान में जल की दृष्टि से सुरक्षित जिले तो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, 3 हैं। कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। मतलब यहाँ पर ये भी, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्या, कि राजस्थान में जल की दृष्टि से संवेदन जो है शील जिले संवेदनशील जिले जो है वो कौन से हैं, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। संवेदनशील जिले कौन से हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। सॉरी, संवेदनशील जिले नहीं हैं, संवेदनशील जिले नहीं है राजस्थान में जल की दृष्टि से, संवेदनशील जिले नहीं हैं, ये प्रश्न आ सकता है। संवेदनशील का मतलब समझ गए, जहाँ से पानी निकालने का कोई प्रतिबंध नहीं हो, जहाँ से पानी निकालने पर, जमीन से पानी निकालने पर जो है कोई प्रतिबंध न हो, ठीक है, वो होता है। अब इसके बाद में राजस्थान में जल की दृष्टि से अर्ध संवेदनशील जिले, राजस्थान में जल की दृष्टि से अर्ध संवेदनशील जिले, अर्ध संवेदनशील जिले। तो राजस्थान में जो जल की दृष्टि से जो अर्ध संवेदनशील जिले हैं उनमें नाम आता है कितने, 2 हैं, ठीक है, कोटा और टोंक। मतलब अगर यहाँ जरूरत पड़ी, पानी की अगर आवश्यकता हुई तो यहाँ पर जो है ये पानी निकाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ जमीन से या पानी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में जो है राज्य में जल की दृष्टि से संवेदनशील जिले, अब इसके बाद में यही बात आती है, राज्य में जल की दृष्टि से संवेदनशील जिले। तो लिख लीजिए, राज्य में जल की दृष्टि से संवेदनशील जिले, ठीक है। राज्य में जल की दृष्टि से संवेदनशील जिले जो हैं उनकी संख्या कितनी आती है, लगभग 28 है। कितनी है, 28 है। अब आप एक चीज हेडिंग डालिए, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, IWRM क्या है, ठीक है। अब 2 लाइनें लिखिए, राजस्थान में 10 मरुस्थलीय जिले, ठीक है, 10 मरुस्थलीय मतलब जो पश्चिम मरुस्थल भाग में आते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसमें किस किस को छोड़ना है, गंगानगर प्लस जो आपके हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ को छोड़कर, गंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़कर, ठीक है, 12 आते हैं ना टोटल। तो इसमें राजस्थान में 10 मरुस्थलीय जिले गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़कर, तथा इसके साथ साथ जो अगला आता है राजसमंद, कौन सा, राजसमंद, इस क्षेत्र में नहीं आता, जिले सम्मिलित हैं, जिले क्या हैं, सम्मिलित हैं। किसमें, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिले, जिसमें 2 ये नहीं आएंगे, और अगला कौन सा है, राजसमंद, इसमें सम्मिलित हैं।
अगली बात जो यहाँ पर आती है वो क्या है कि जो हाल ही में सीबीआईपी मतलब भारत सरकार द्वारा IWRM में उच्च स्तरीय कार्य हेतु राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन मतलब जल का प्रबंधन करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है, IWRM। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया ये जो है ये जिले इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। CBIP, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटीग्रेशन पावर मतलब भारत सरकार द्वारा IWRM ये एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उच्च स्तरीय कार्य हेतु राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसी में एक जो महत्वपूर्ण बात आती है वो यही आती है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में भूजल दोहन प्रतिबंधित जिले, ठीक है, समझ गए इस लाइन का अर्थ है। भूजल दोहन प्रतिबंधित जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में जो है भूजल दोहन प्रतिबंधित जिले जो हैं उसमें नाम आता है सबसे पहले जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा सीकर, चौथा झुंझुनू, पांचवा चूरू, छठा नागौर, ठीक है, जोधपुर, छठा बाद में सातवां जोधपुर, आठवां जो है वो कौन सा है, बाड़मेर, नौवां जालौर, 10वां करौली, 11वां चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो इसमें जो है ये यहाँ से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट कैसे पूछा जा सकता है, इसी का ही नाम देकर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में भूजल दोहन हेतु पूर्वी दिशा में या पूर्वी राजस्थान के, ठीक है, बाकी तो ये आ ही गए आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के आसपास के आ ही गए, पूर्वी राजस्थान के जो है जिले कौन से हैं या पूर्वी राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब है एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में बता ही दिया कितने जिले सम्मिलित हैं, 11 IWRM में। ठीक है, इसी तरह से जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया था। कौन सा, ये भी प्रश्न जो है इससे रिलेटेड ही अगर पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। कब चलाया गया था ये, तो जून 2001 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसमें राजस्थान की 6 जिलों को सम्मिलित किया गया। राजस्थान की कितनी, 6 जिलों को। ठीक है, पिछोला, फतेह सागर, पुष्कर, अन्ना सागर के बाद में नाम आता है नक्की, और एक रह गई आपकी मानसागर झील। ठीक है, कौन सी, मानसागर। इसी तरह से राजस्थान भूजल बोर्ड भी है, राजस्थान भूजल बोर्ड। कौन सा बोर्ड, राजस्थान भूजल बोर्ड जो है। ठीक है, इसका प्रारंभ 1955 में भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था 1955 में भारत सरकार के द्वारा। अब राजस्थान सरकार को कब सौंपा गया, तो 1971 में इसे राजस्थान सरकार को सौंप दिया था। 1971 में राजस्थान सरकार को सौंप दिया था। अब इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो इसका मुख्यालय है आपके जोधपुर में है। मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय वर्तमान में जो मुख्यालय जोधपुर में है। ठीक है,
इसके द्वारा राजस्थान भूजल बोर्ड के द्वारा 3 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। और 3 प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो है आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है, एक है जोधपुर में है और एक है उदयपुर में है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये जो है आपके राजस्थान भूजल बोर्ड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है नदियों के किनारे बसे कुछ शहरों की हम चर्चा करेंगे। तो आप एक साइड में तो लिख लीजिए नदी और दूसरी साइड में लिख लीजिए शहर। हेडिंग डाल लीजिए नदी और सामने लिख लीजिए शहर। कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे शहर। जो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है, आप उनकी हेडिंग डाल लीजिए भी, वो शहर कौन कौन से हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शहर, और यहाँ पर लिखना है नदी, ठीक है। शहर और यहाँ क्या लिखना है, नदी, ठीक है। तो मैं बोलता जाऊँ, साथ साथ में लिख लेना। एक तो है सूरतगढ़, कौन सा, सूरतगढ़, और एक है अनूपगढ़, कौन सा, जो है अनूपगढ़, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है किस नदी किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, गग्गर। अगर हनुमानगढ़ भी पूछे तो भी किस नदी किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है बालोतरा, कौन सा, बालोतरा का प्रश्न आया हुआ है। इसी तरह से गुड्डा मलानी, कौन सा, गुड्डा मलानी। गुड्डा मलानी के बाद में तिलवाड़ा, कौन सा, तिलवाड़ा, ठीक है। ये तीनों के तीनों बाड़मेर में और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है आपके लूणी नदी के किनारे है, ठीक है। ये श्रीगंगानगर में है, ये बाड़मेर में कौन सी नदी किनारे है, लूणी नदी किनारे है। इसके बाद में आता है जालोर, ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है, जालोर किस नदी किनारे है, तो ये सूकड़ी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, सूकड़ी नदी के किनारे है। जालोर कौन सी नदी किनारे, सूकड़ी नदी किनारे। अब इसके बाद में है आबू रोड, ठीक है, आबू आ गया। इसके बाद में आ गया खेरवाड़ा, खेरवाड़ा तो उदयपुर के अंदर है, ठीक है, और आबू ये जो है सिरोही के अंदर है। ये जो आपके आबू रोड या जो सिरोही के अंदर है, तो ये पश्चिमी बनास नदी किनारे, किस नदी किनारे है, पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। और खेरवाड़ा के साथ याद रखना एक सलुम्बर, ठीक है, दोनों ही कहाँ हैं, उदयपुर में है। और ये जो है आपके गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। और इसके बाद में जो है दोनों उदयपुर में, ये खेरवाड़ा गोदावरी नदी किनारे, ये जो सलूम्बर है, ये सलूम्बर सारनी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। सारनी नदी उस नदी के किनारे है, ये चीज़ ध्यान रखना, सारनी नदी किनारे है। गलियाकोट जो है वो माई नदी के किनारे है। गलियाकोट जो है वो कौन सी नदी किनारे है, माही नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। गलियाकोट कौन सी नदी किनारे है, माही नदी के, ठीक है। देव सोमनाथ, देव सोमनाथ, ये भी डूंगरपुर में ही है, ठीक है। और ये कौन सी नदी किनारे हैं, तो सोमनाथ नदी के किनारे। कौन सी नदी के, सोमनाथ नदी के किनारे हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपके आता है पीपल खूंट, प्रतापगढ़ में एक क्षेत्र पीपल खूंट, ठीक है। तो ये माही के आसपास है, माही नदी के किनारे है, ठीक है, पीपल खूंट। इसके बाद में नाम आता है चित्तौड़, किसका, चित्तौड़। और जो चित्तौड़ है, जो चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़ आपके बेड़च नदी के किनारे है। चित्तौड़ किस नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे है। इसके बाद में भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ भी कहाँ है, चित्तौड़ में है। चंबल प्लस बामणी नदी के किनारे है, ठीक है। ब्राह्मणी या बामणी दोनों ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में नाम आता है गुलाबपुरा और आसींद। कौन सा नाम आता है, गुलाबपुरा प्लस आसींद। गुलाबपुरा और जो आसींद है, दोनों के दोनों वो भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे है, ठीक है। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है। कोटा जो है, कोटा कौन सी नदी किनारे है, चंबल नदी किनारे है। कोटा चंबल नदी किनारे है, ठीक है। झालावाड़, झालावाड़ जो है वो काली सिंध के पास है, ठीक है। किसके पास है, काली सिंध के पास है, ठीक है।
और झालावाड़ शहर, मेन शहर की बात करें हम, ठीक है ना। इसी तरह से झालरापाटन, ठीक है, झालरापाटन, गागरोन, कौन सा, गागरोन। ये झालरापाटन और जो गागरोन है दोनों के दोनों झालावाड़ में आ गए, और ये भी कौन सी नदी किनारे आएंगे, काली सिंध नदी के किनारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नाम आता है चंद्रावती, ये जो है चंद्रभागा नदी के किनारे है। चंद्रावती किस नदी किनारे है, चंद्रभागा नदी किनारे है, ठीक है। और इसके बाद में जो है किशनगंज, ठीक है, कौन सा, किशनगंज। और ये जो किशनगंज है ये पार्वती नदी किनारे है, कौन सी, पार्वती, ठीक है। और मांगरोल, कौन सा, मांगरोल। किशनगंज और जो मांगरोल है दोनों के दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, बारां में है। और ये कौन सी नदी किनारे हैं, परवन नदी के किनारे है, ठीक है, परवन नदी के किनारे हैं। ये चंद्रावती जो है ये झालावाड़ में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मांगरोल कहाँ है, बारां में है। इसके बाद में नाम आता है केला देवी, किसका, केला देवी या लोहेरा क्षेत्र, करौली के अंदर है। ये जो है काली सील नदी के किनारे है, कौन सी नदी के, काली सील नदी के किनारे है, केला देवी काली सील नदी के किनारे। इसके बाद में आता है बारेठा, ठीक है, बारेठा कहाँ है, भरतपुर के अंदर है। ये काकुंड नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे, काकुंड नदी के किनारे है बारेठा। बारेठा भरतपुर काकुंड नदी के किनारे है। सांगानेर, सांगानेर, सांगानेर कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ये ढूंढ नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे, ढूंढ नदी के किनारे, ठीक है। हनुमानगढ़ वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी सुन लो, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है। मंडोर, जोधपुर, ठीक है, नागाद्री नदी के किनारे है, कौन सी नदी के, नागाद्री नदी के किनारे है। मंडोर कौन सी नदी किनारे है, तो नागाद्री नदी के किनारे है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद में अगर नाम आए पाली, पाली जो शहर है ये पाली आपके बांडी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के, बांडी नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है सुमेरपुर, सुमेरपुर, सुमेरपुर जो है वो जवाई नदी के किनारे है, कौन सी नदी किनारे, जवाई नदी के किनारे। पाली के अंदर है, सुमेरपुर कहाँ है, पाली में है, कौन सी नदी किनारे है, जवाई नदी के किनारे है। इसके बाद में जो है लिखिए नदी और शहर, ठीक है। अब इसके बाद में बाली, उल्टा लिख दिया क्या, शहर और नदी, ठीक है, शहर और नदी। बाली जो है, बाली ये मित्री नदी के किनारे, कौन सी नदी के, मित्री नदी के किनारे। वैसे यहाँ से जवाई नदी का उद्गम होता है एक तरह से बाली तहसील से। एरनपुरा, एरनपुरा भी पाली के अंदर है, ये भी कौन सी नदी किनारे है, जवाई नदी के किनारे है, ठीक है, जवाई नदी के किनारे है। रणकपुर पाली के अंदर है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। रणकपुर जो है वो कौन सी नदी किनारे है, मथाई नदी के किनारे है, मथाई नदी किनारे, ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी, ठीक है। सोजत पाली जो है, सोजत, सोजत, सोजत सूकड़ी नदी के किनारे है, कौन सी नदी किनारे, सोजत सूकड़ी नदी किनारे है। नाथद्वारा, अब किसका नाम आता है, नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है वो कौन सी नदी किनारे है, बनास नदी किनारे है नाथद्वारा, ठीक है। इसके बाद में आता है गोविंदगढ़, कौन सा, गोविंदगढ़। और ये जो गोविंदगढ़ है ये आपके लूणी नदी के किनारे है, कौन सी नदी किनारे है, लूणी नदी किनारे है, ठीक है। इसके बाद में आता है विजयनगर, कौन सा, विजयनगर ये विजयनगर अजमेर वाला है, कौन सी नदी किनारे है, खारी नदी किनारे है, विजयनगर खारी नदी। बिसलपुर टोंक, बिसलपुर, बिसलपुर टोंक, टोंक बनास नदी के किनारे है, कौन सी नदी किनारे, बनास नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है केशोरायपाटन, कौन सा, केशोरायपाटन। ये जो केशोरायपाटन है ये चंबल नदी के किनारे है, कौन सी नदी के, चंबल नदी के किनारे है। इसके बाद में डबलाना बूंदी के अंदर है ये, ठीक है, दोनों ही बूंदी में है, केशोरायपाटन और डबलाना दोनों ही बूंदी में है। बिसलपुर जो है ये टोंक के अंदर है। ये जो है ये मेज नदी के किनारे है, कौन सी नदी किनारे हैं, मेज नदी किनारे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको दुर्ग और बता देता हूँ, क्या, दुर्ग भी कौन सा दुर्ग, कौन सी नदी के किनारे है। तो चित्तौड़ तो मैंने आपको बता ही दिया था, भी चित्तौड़ दुर्ग जो है वो कौन सी, गंभीरी प्लस बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदी किनारे है। भैंसरोडगढ़ भी बता दिया था, कौन सा, भैंसरोडगढ़। चंबल प्लस बामणी नदी किनारे है, चंबल प्लस बामणी नदी के किनारे है, ये भी मैंने आपको बता दिया था।
अब इसके बाद में जो कोटा दुर्ग है, जिसको क्या कहा जाता है, गढ़ पैलेस कोटा, ठीक है, जो गढ़ पैलेस कोटा है ये कौन सी नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। कौन से, चंबल। गागरोन भी मैंने आपको बता दिया था, आहू और काली सिंध के किनारे है। किस किस के, आहू प्लस काली सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग जो है बारह वाला शेरगढ़ है ये, ठीक है, वो कौन सी नदी के है, परवन नदी के किनारे है। कौन सी, परवन। मनोर थाना दुर्ग, मनोर थाना दुर्ग जो है वो परवन प्लस काली खो नदी के किनारे है, ठीक है। मनोर थाना किस किस के, कौन सी नदी के किनारे है, तो परवन प्लस काली खो नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, मनोर थाना दुर्ग है, ठीक है। दोबारा से देख लो मनोर थाना दुर्ग जो है, काली खो है परवन नदी किनारे। अब आपके लास्ट रह गया और उसका नाम क्या है, बटनेर। और बटनेर किस नदी किनारे है, गग्घर नदी के किनारे है, ठीक है। बटनेर किस नदी के किनारे है, तो बटनेर जो है आपके गग्घर नदी के किनारे है। तो इसी के साथ ही आपके जो है इसी के साथ ही आपके जो प्रमुख टॉपिक था नदियों का वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रमुख टॉपिक नदियों का जो है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपकी रहेगा खनिजों से संबंधित टॉपिक हम करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये जो है ना, मैंने आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना, काली खो जो बताइए ना वो किसकी सहायक है, काली सिंध की ही सहायक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अगर मैंने आपको पीछे, आप कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको पीछे वीडियो बताया था, वीडियो में मैंने ये बता दिया था आपको भी, ये जो है मनोर थाना जो दुर्ग है वो आपको मैंने किस किस नदियों के किनारे बता दिया था, परवन और काली सिंध नदियों के किनारे बता दिया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है आपके समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।